हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन की क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 60 में हम लोग अपने आउट ऑफ 60 कर पाएँ। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और इसमें कुछ आपके पेडागॉजिकल भी क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जो लोग अभी फटाफट से लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। ठीक है, हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों में भी फ्रेंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, हिंदी की क्लास देखिए हमारी चल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग एसएसटी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास हमारी सीडीपी की होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोग इस तरफ मतलब यानी कि इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि जो स्क्रीन है उस पर अच्छे से आ सके। ठीक है, देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दो कथन आपको फ्रेंड्स दिया गया है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की गई है लोकतंत्र, यानी कि आपके पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं नागरिक शास्त्र से। ठीक है, तो देखिए जो लोकतंत्र में फ्रेंड्स चुनाव होते हैं, ठीक है, इसके संबंध में आपको दो कथन पर विचार करना है। सबसे पहला कथन है हमारा ए, जिसमें लिखा गया है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो ये तो आपकी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, जो यानी कि आपका कथन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, ठीक है, उसमें जो लोग होते हैं फ्रेंड्स वो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वही प्रतिनिधि जो होता है वो पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल सही है। अब बी ऑप्शन देखेंगे क्या है। बी है फ्रेंड्स कि सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए हर 5 वर्ष पे आपके मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। ठीक है, और इसमें यानी कि जो नियमित चुनाव यानी कि हर 5-5 वर्ष पे जो आपके चुनाव होते हैं उसमें जो आपके यानी कि जो प्रतिनिधि होता है, ठीक है, उस चुनाव में उसकी सत्ता जो है वो बदली जा सकती है, यानी कि सरकारों की। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ए और बी दोनों ही सही है। तो देखिए जिस ऑप्शन में होगा, देखिए आपके फोर्थ ऑप्शन में है कि ए और बी दोनों सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हुमायूं का मकबरा, दूसरा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, तीसरा है शालीमार बाग, और है चौथा आपका लाल महल बारी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है, तो फ्रेंड्स वो आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यही आपके चार बाग का एक स्थल नहीं है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मस्जिद है आपकी, इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, जबकि जो आपके हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, और आपका शालीमार बाग है और आपका लाल महल बारी है, ये आपके मुगल चार बाग का एक स्थल है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड जो चार बाग की परंपरा है इसकी शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ही निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस मकबरे में फ्रेंड्स आपके चार बाग पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया है, यानी कि किया गया था। ठीक है, और जो आपका चार बाग है फ्रेंड्स, ये आपकी फारसी शैली में बाग का खाका होता है। ठीक है, एक वर्गाकार बाग को छोटे छोटे भागों में चार पैदल पथों में बांटा जाता है, इसी को आपको चार बाग कहा जाता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा इसमें कौन सा आपके चार बाग का स्थल नहीं है, तो वो आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, यही आपका नहीं है। ठीक है, तो यही जो नहीं है वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो पंचायती राज प्रणाली के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सही है, ठीक है, उसी को आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन है जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, दूसरा है ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, और थर्ड ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष से होती है। ठीक है, और पांचवा है आपका कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए जो इसकी अवधि ग्राम पंचायत की फ्रेंड्स ये 4 न होकर के 5 होती है। ठीक है, और क्या दिया है कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि जो भारत में पंचायती राज प्रणाली है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो सबसे करेक्ट आपका कथन है फ्रेंड्स कि जो संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत आपके देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध होते हैं, ठीक है, उसमें अपने कानून होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक से संरक्षित किया गया है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कबीर, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है गुरु नानक और चौथा है रविदास। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक से संरक्षित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके कबीर होगा। ठीक है, देखिए जो कबीर है फ्रेंड्स ये 15वीं सदी की भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ठीक है, और वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। ठीक है, और जो कबीर के विचार थे फ्रेंड्स वो कविता उपदेश का विशाल संग्रह बीजक और पंचवाड़ी में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए काफी लॉन्ग है बट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि कटंगा, ठीक है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि जो गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में बात की गई है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। थर्ड ऑप्शन है कि 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। और चौथा है कि यह राज्य केवल नगरों से बना था। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो वो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि यह एक समृद्ध राज्य था। ठीक है, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये राज्य देखिए फ्रेंड्स ये आपके उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को जोड़ने का भी कार्य करता है। ठीक है, यहाँ के यानी कि जो गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, ठीक है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल, दूसरा है गुर्जर प्रतिहार काल, तीसरा है चालुक्य काल और चौथा है आपका गुप्त काल। तो देखिए फ्रेंड जबकि एलोरा की गुफा में आपकी गुफा नंबर जो 15 में भित्ति चित्र, ठीक है, जिसमें आपकी विष्णु को नरसिंह यानी कि जो पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, ये आपके राष्ट्रकूट काल की कृति है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स जो एलोरा का एक पुरातात्विक स्थल है ये, ठीक है, जो कि भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण फ्रेंड्स आपके राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ये अपने गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन गुफाओं में फ्रेंड्स आपके हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, तो यही जो कहा गया है कि जो आपकी 15 गुफा नंबर 15 जिसमें भित्ति चित्र जिसमें विष्णु नरसिंह यानी कि पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया, ये आपके राष्ट्रकूट काल का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति का सही विश्लेषण कौन सी है। ठीक है, यानी कि सही विशेषता कौन सी है, यानी कि फ्रेंड जो वस्तु विनिमय पद्धति होती है उसकी सही विशेषता कौन सी है। पहला ऑप्शन है यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है, दूसरा है यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है और चौथा है यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो देखिए फ्रेंड जब आपसे वस्तु विनिमय पद्धति की बात की जाती है तो इसमें जो सबसे करेक्ट आपका विशेषता है, ठीक है, वो ये है कि यह वह व्यापार है, 1 मिनट, ये नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। देखिए फ्रेंड जब किसी वस्तु यानी कि किसी एक वस्तु या फिर सेवा के बदले दूसरी वस्तु या फिर सेवा का लेन देन होता है, ठीक है, तो इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, और इस पर देखिए जो मुद्रा का प्रादुर्भाव होता है पहले समस्त यानी कि जो लेन देन यानी कि जो आपका विनिमय है, ठीक है, वो वस्तु विनिमय के रूप में होता है। ठीक है, और इस पद्धति की प्रमुख विशेषता यह होती है कि ये आपकी खर्चीली एवं समय साध्य होती है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा।
देखिए क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा आपका स्थलाकृति है जिसमें आपके छत्रक सेल पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है डेल्टा, दूसरा है रेगिस्तान, तीसरा ऑप्शन है हिमनद और हिमोड़, ठीक है, और चौथा है आपका समुद्री गुफा। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी कौन सा ऐसा स्थलाकृति है जिसमें आपके छत्रक सेल पाए जाते हैं, तो वो आपके रेगिस्तान है, ठीक है। ठीक है, देखिए जो छत्रक होता है फ्रेंड्स, वो एक विशेष प्रकार की आकृति है जो कि आपके मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। और ये सेल फ्रेंड्स आपके रेगिस्तान में वायु के बहाव से सेलों के घिस जाने से एक विशेष आकृति का निर्माण होता है जिसे छत्रक सेल कहते हैं, ठीक है। ये आपके फ्रेंड्स भारत में थार मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। और थार मरुस्थल कहाँ है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पता होगा तो, पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, ठीक है। यानी कि किसके नेतृत्व में जो बंगाल है फ्रेंड्स, वो आपके 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, दूसरा है नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन है निजाम उल मुल्क आसफ जहां, और चौथा है अली वर्दी खान। तो देखिए इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मुर्शिद कुली खान। देखिए फ्रेंड, जो मुर्शिद कुली खान है, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में जो बंगाल है वो 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था, ठीक है। जब आपके औरंगजेब की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, उसके बाद जो बंगाल है वो मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। और मुर्शिद कुली खान एक साथ बिहार, बंगाल, ठीक है, और एक उड़ीसा का सूबेदार था, ठीक है। और इसने फ्रेंड्स 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके ये वाले काफी लॉन्ग है फ्रेंड्स, बट ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर वायुमंडली यानी कि वायुमंडल की जो परत है वो है, और दूसरा है उसका विशेषताएं। तो यहाँ पर देखिए जो चार मंडल के आपके परतें दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल, ठीक है। और एक तरफ उसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स अपने क्षोभ मंडल की तरफ चलेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो क्षोभ मंडल की विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जबकि मौसम की लगभग सभी घटनाएं होती हैं वो इसी परत में घटित होती है, ठीक है। तो जो क्षोभ मंडल होता है फ्रेंड्स, ये आपका फोर्थ में हो जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स समताप मंडल, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि जो आपके ओजोन गैस होती है उसकी एक परत होती है, ठीक है। तो ये आपके फ्रेंड्स ओजोन मंडल का, सॉरी, समताप मंडल का हो गया, ठीक है। अगला है आपका मध्य मंडल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मध्य मंडल होता है इसमें आपके अंतरिक्ष प्रवेश करने वाला उल्का पिंड, ठीक है, इसी परत पर जल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड होगा। और जो बाह्य वायुमंडल होता है ये आपका फर्स्ट चला जाएगा, आयन मंडल, ठीक है। तो देखिए पहला का चौथा होगा आपका, ठीक है, और दूसरा का तीसरा। देखिए कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, पहला का चौथा। देखिए एक ही ऑप्शन में दिया ही है, पहला का चौथा, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी आपके क्वेश्चन काफी लॉन्ग दिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही देख लेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो भारत में फ्रेंड्स आपके चिकित्सा पर्यटक है, ठीक है, इनके संदर्भ में आपको दो कथन दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि वे विदेशी पर्यटक, ठीक है, जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये, ठीक है। सेकंड है आपका बी कि वे भारत के भीतर के ही प्रवासी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपका गलत होगा फ्रेंड। देखिए जो करेक्ट होगा आपका पहला ही होगा कि जो विदेशी पर्यटक है, ठीक है, जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा कि ए सही है, लेकिन जो बी है आपका वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है।
देखिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है आपका कि रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, ठीक है, जो रमाबाई है फ्रेंड्स, ये आपकी महिला शिक्षा की योद्धा थी, ठीक है, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्होंने पंडिता की उपाधि यानी कि उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि, ठीक है, आपको बताना है कि यानी कि जो रमाबाई है फ्रेंड्स वो आपकी महिला शिक्षा की योद्धा थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी स्कूल नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी, क्योंकि, अब चलिए देखते हैं क्यों इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 1 मिनट इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है, और दूसरा है कि उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यवसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की भी शिक्षा दी, ठीक है। और आपका थर्ड ऑप्शन है कि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स यही थी, ठीक है। और चौथा है कि उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो पंडिता की उपाधि के लिए पूछा गया, ठीक है, बाकी सब तो ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी। तो पंडिता की उपाधि फ्रेंड्स इनको इसलिए दी गई थी क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, और जो कि एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है, क्योंकि उस समय उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्होंने पढ़ा, संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही है, लेकिन जब पंडिता की बात आती है तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि 1856 ईस्वी में, ठीक है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कैनिंग, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है डलहौजी और चौथा है हेस्टिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 1856 में, ठीक है, यानी कि किस गवर्नर जनरल ने यह निर्णय किया था कि जो बहादुर शाह जफर है ये आपके आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी वंश को बादशाह नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके डलहौजी ने यानी कि यह निर्णय किया था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके काफी लॉन्ग है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचार, ठीक है, यानी कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है फ्रेंड्स ये गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ध्यान दीजिएगा, आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, जो गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, ठीक है। और दूसरा है कि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया, ये भी बात सही है फ्रेंड्स। और चौथा है कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो जो गलत है फ्रेंड्स वही आपको बताना है। देखिए जो औपनिवेशिक शिक्षा पर जो आपके गांधी जी के विचार थे, ठीक है, उनके संबंध में ये कथन था फ्रेंड्स कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, इसलिए यह कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो गलत होगा फ्रेंड्स वही हमारा सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद, ठीक है, जो 1857 का फ्रेंड्स आपका विद्रोह हुआ था उसके तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपको 2 कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स। 1857 के जो विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की आपकी प्रशासनिक नीति थी, ठीक है, उसमें जो भी परिवर्तन आए थे उसको आपको 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए जो आपके फ्रेंड्स ब्रिटिश संसद जो आपके 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया गया था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी जो अधिकार थे वो आपके ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए थे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और चलेंगे बी ऑप्शन देखेंगे क्या है।
बी है कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स कि ये सही है और बी गलत है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है श्री राजगोपालाचारी, तीसरा है पोट्टी श्री रामुलु और चौथा है आपके महात्मा गांधी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड्स कि जो दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, उसमें आपके एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन थे, तो वो आपके फ्रेंड्स श्री आपके राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया, यानी कि जो ज्योतिराव फूले की पुस्तक थी गुलामगिरी, ठीक है, उसको इसने यानी कि इन्होंने किसको समर्पित किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, दूसरा है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए, और थर्ड है कि उन अमेरिकियों को, ठीक है, जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिका गृह युद्ध में भाग लिया, और फोर्थ ऑप्शन है कि उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो देखिए फ्रेंड जो आपके ज्योतिराव फूले हैं, ठीक है, इनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है, ये किसको समर्पित किए हैं, तो ये इन्होंने अपने उन अमेरिकियों को किया, ठीक है, जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है, ठीक है। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन आपके थोड़े से यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो भारत में फ्रेंड्स आपके उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, इसके संबंध में आपको दो कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। जो उच्च न्यायालय होता है ये आपके राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड ऑप्शन है कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों ही गलत है। देखिए फ्रेंड जो आपका उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218, ठीक है, अध्याय 5 एवं जो भाग आपका 6 है उसके तहत ये आता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड जो उच्च न्यायालय होता है वो राज्य विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ठीक है, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में कार्य करता है, ठीक है। और जो आपका उच्च न्यायालय होता है फ्रेंड्स, इसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और वहां के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं एवं उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके परामर्श के बाद किया जाता है, ठीक है, परामर्श के पश्चात किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दोनों ही आपके कथन गलत है, तो देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और दो दोनों ही गलत है, यानी कि ए और बी दोनों ही गलत है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत में यूरोप ले गए, ठीक है, यानी कि कौन से मद है जिसमें यानी कि कौन सी मद है जो आपके कैलिको के नाम से जानी गई जिसे जो पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए, ठीक है। पहला ऑप्शन है मसाले, दूसरा है फुटकर माल यानी कि पीस गुड्स, और तीसरा है सूती कपड़े, और चौथा है ऑप्शन आपका मसलिन यानी कि मलमल। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड होगा सूती कपड़े, ठीक है, जिसे कैलिको के नाम से जानी गई, यानी कि सूती कपड़ों को फ्रेंड्स आपके कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे जो पुर्तगाल थे, ठीक है, वो आपके भारत से इसे यूरोप ले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। और देखिए ये भारत का जो कालीकट नाम है, ठीक है, वहां पर इसे इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको ही कहा जाता है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स आपके भारत का सर्वाधिक निर्यात होने वाला मद था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग दिए गए हैं ये वाले, ठीक है। क्वेश्चन है
कि एक शिक्षक अनुभव करता है, देखिए आपके ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, ठीक है। यानी कि जो एक शिक्षक है फ्रेंड्स, वो उसका यानी कि खुद अपना अनुभव करता है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर उसका जो विषय है का भार है वो बहुत है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम, ठीक है, सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान कर सके। पहला ऑप्शन है प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स बनाएं, ठीक है, नोट्स लिखें। दूसरा है क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दे। और चौथा है कि ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो जो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर आपका 4 ही होगा कि आपको ऐसी विषय वस्तुओं जो है उसको विकसित करना चाहिए जो कि विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक, ठीक है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विवृत खनन, दूसरा है उत्खनन, तीसरा है कूपकी खनन और चौथा है फ्रेंड्स आपका प्रवेधन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए जो छिद्र बनाए जाते हैं, ठीक है, इसको प्रवेधन कहा जाता है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है, यानी कि जो लद्दाख में फ्रेंड्स आपका पाया जाता है यूरेनियम, ठीक है, वो किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक संसाधन का, दूसरा है निक्षेप संसाधन का, थर्ड ऑप्शन है संभाव्य संसाधन का और चौथा है आपका भंडार संसाधन का। तो देखिए फ्रेंड जो आपके लद्दाख में पाया जाने वाला आपका यूरेनियम है, ठीक है, ये आपकी संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि गर्म जल के झरने, ठीक है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनता है, यानी कि जो गर्म जल के झरने से जो आपका प्राप्त ताप होता है, ठीक है, वो ऊर्जा के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा और चौथा है फ्रेंड्स आपका पवन ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो गर्म जल के झरने ठीक है हैं, उससे आपके भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं बट कोई बात नहीं, हम लोग अपनी क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए, यानी कि जो संसार में फ्रेंड्स आपकी प्रचलित रोपण कृषि होती है, ठीक है, उसकी जो सही विशेषता है उसका चयन आपको करना है। पहला ऑप्शन है यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। सेकेंड ऑप्शन है कि इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है और चौथा है यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स जो बात की जा रही है आपकी कि जो संसार में प्रचलित आपकी रोपण कृषि है, ठीक है, उसके जो एक इंपॉर्टेंट यानी कि जो सबसे सही विशेषता होगा वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है कि यह एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इस विधि के अंदर यानी कि जो रोपण कृषि होती है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका एक ही फसल की जो खेती होती है, ठीक है, उसमें एक बार बो दिया जाता है जिसे काफी समय तक उपज जो है वो प्राप्त होती है, जैसे कि आपकी चाय हो गया, कहवा हो गया, केला हो गया, ठीक है। इस कृषि में फ्रेंड देखिए बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, और ये कृषि जो होती है वो आपकी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, ठीक है, और इसी कृषि के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है, यानी कि जो मध्य और शीर्ष प्रबंधन है, ठीक है, इसकी प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है बेंगलुरु यानी कि बैंगलोर, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है आपका कोच्चि। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु यानी कि बैंगलोर। देखिए फ्रेंड जो बैंगलोर में IT
आईटी उद्योग है, ठीक है, इसका सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है। और इसके विकास का कारण जो है वो आपका यहाँ के जो मध्य और शीर्ष स्तर की जो प्रतिभा की उपलब्धता है तथा उनके लिए जो व्यापक प्रबंधन है, ठीक है, ये व्यापक जो प्रबंधन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके बंगलोर भारत का सिलिकॉन सिटी कहलाता है, और जो बंगलोर है फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है, बैंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। पॉलिटी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि जो राज्य की आपकी विधायिका है, ठीक है, के अंग से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, थर्ड ऑप्शन है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, और चौथा है देश का प्रत्येक नागरिक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, ठीक है, वो क्या होगा? वो आपका होगा कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, वही आपके विधायिका अंग से अभिप्राय है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन है कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो फौजदारी कानून होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपके मामले होते हैं इसके निवारण के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है आपका कि सबसे पहले पुलिस के पास सूचना यानी कि रिपोर्ट जो आपकी प्राथमिकी है, ठीक है, ये दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष, देखिए यहाँ पर जब केवल आ जाता है, ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव वर्जन है, ठीक है, तो हम इसको पहले ही इस ऑप्शन को कट कर देते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन की ओर चलेंगे और देखते हैं जो थर्ड ऑप्शन है क्या कहता है। देखिए थर्ड है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल यहाँ पर भी देखिए केवल है, तो ये भी आपका ऑप्शन निगेटिव होगा, ठीक है। और चौथा है कि सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप पुलिस के पास जाएंगे और अपना रिपोर्ट लिखवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो सबसे पहले है, ठीक है, वो पुलिस के पास सूचना यानी कि रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। देखिए ये वाले भी क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है बट कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान दे देंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी कि जब आप अपराध की जांच करते हैं, ठीक है, इसमें जो पुलिस की भूमिका होती है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या फिर पीटने या फिर गोली मारने की अनुमति ही देते हैं, ठीक है। और दूसरा है पुलिस हिरासत में दिए गए एक बालिया बयान को पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है, ठीक है। और चौथा है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब आपकी अपराध की जांच करने की बात आती है, ठीक है, कि जो पुलिस की भूमिका होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सबसे करेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके जो दिशा निर्देश है कि पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या फिर गोली मारने की अनुमति ही देते हैं, ठीक है, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो अपराध जांच करते समय की जो आपकी पुलिस है, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी अपराधी को प्रताड़ित नहीं कर सकती है, ठीक है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है कि जो पुलिस है उसको जांच के दौरान किसी व्यक्ति अथवा अपराधी को पीटने, सताने या फिर गोली मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ही दिया है, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। देखिए जो आपका भारत का संविधान है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21, इसके तहत आपके प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर अनुमति नहीं देता है, यहाँ पर गलत हो गया होगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास के हम लोग सबसे अपने यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, 1 मिनट,
ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके संविधान में फ्रेंड्स जो भी दिए गए आपके मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये आपके न्यायालय में बाध्यकारी है। और सेकंड है आपका बी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड। देखिए आप जब यानी कि जो निचले न्यायालय पर जाते हैं, आपको अगर न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर गलत न्याय मिल जाता है, तो आप लोग उससे ऊंचे अदालत में जा करके अपना जो भी अर्जी है उसको आप लोग दिखा सकते हैं उस ऊंचे उच्च न्यायालय में जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये तो आपका ए और बी दोनों ही सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फोर्थ में है कि ए और बी दोनों ही सही है, तो जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए आज हम लोगों ने अपने एसएसटी की क्लास को खत्म कर दिया है। ठीक है, और हमारा जो टारगेट रहेगा कि हम लोग अपने एग्जाम में फ्रेंड्स 60 में 60 आउट ऑफ ला सके। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली क्लास जो होगी वो आपकी सीडीपी की होगी। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहिएगा और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी को शेयर करिए। ठीक है, और एक लाइक एक सब्सक्राइब आप सभी लोग करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।